गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अध्याय सेकंड परमाणु की संरचना स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें हम परमाणु के बारे में पूर्ण संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ ये लिखा हुआ है, प्रत्येक द्रव्य जो दिखाई देता है या जो नहीं दिखाई देता है परमाणु अणु से मिलकर बना होता है, अर्थात उसमें परमाणु कण इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि हम हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं या जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे गैसें, सभी के अंदर परमाणु अणु यौगिक या उनमें उनमें जो परमाणु कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो तो होते ही हैं। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है ना। अब इन अपरमाणविक कणों की खोज या उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। हो सकता है कि आप इस अध्याय के कुछ प्रारंभिक टॉपिक जो है वो आप 10वीं या 9वीं क्लास में पढ़कर आए हों। सबसे पहला अपरमाणविक कणों की खोज के अंदर बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण विसर्जन नलिका में की गई थी। कैथोड किरण विसर्जन नलिका में की गई थी। इस नलिका में क्या होता है, देखो आप, कैथोड किरण विसर्जन नलिका जो है, इसके अंदर एक कांच की एक नलिका होती है। ये एक कांच की एक नलिका है इसके अंदर। ठीक है, इस कांच की नलिका में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड लगा हुआ है, एक एनोड लगा हुआ है ना। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये जो एनोड है ना, ये जो दोनों प्लेटें हैं, कैथोड और एनोड, ये उच्च वोल्टता यानी कि 10,000 वोल्ट से ये जुड़ी रहती हैं। कांच की जो नलिका है, विसर्जन नलिका, इसके अंदर बहुत निम्न दाब रखा जाता है। गैस का जो बहुत निम्न दाब इसके अंदर रखा जाता है, जिससे कि विकिरणों का इजीली गमन हो सके। अब इसके अंदर ये जो एनोड वाला भाग है, इस एनोड वाले भाग के पीछे की तरफ कांच के अंदर प्रतिदीप्ति लेप किया जाता है। वो होता है जिंक सल्फाइड का, ZnS। जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्ति लेप किसके अंदर किया जाता है। तो ये तो थी इसकी संरचना। ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ बता रखी है। देखो, कैथोड नलिका कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिनमें इलेक्ट्रोड कहते हैं, गैसों के में विद्युत विसर्जन का सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च दाब पर, निम्न दाब और उच्च ताप, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा में आ गया है, आप इसको सही कर लेना, ये उच्च ताप है। निम्न दाब व उच्च, इस जगह पे निम्न ताप आएगा। ठीक है ना, उच्च वोल्टता आएगा यहाँ पर, तो आप इसको सही कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च वोल्टता पर रखा जाता है, उच्च वोल्टता पर रखा जाता है। ठीक है, इस जगह पे आपको लिखना है उच्च वोल्टता, मैं दाब को घटा रहा हूँ, यहाँ उच्च वोल्टता पर रखा जाता है। इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन पर उच्च वोल्टता लागू की गई, तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दिया लास्ट में जाके, कैथोड किरण नाम दिया, जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो यहाँ से इसके अंदर कैथोड से यहाँ से होके इस तरफ किसका गमन स्टार्ट हो गया, ऋणात्मक विकिरण का, ऋणात्मक जो आवेश था उसका विकिरण स्टार्ट हुआ, जिसको कैथोड किरण नाम दिया गया। अब जो ये जिंक सल्फाइड का जो पीछे लेप किया हुआ है, ये जिंक सल्फाइड का लेप प्रतिदीप्ति स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। यानी कि जब कैथोड किरणें यहाँ से निकलने के बाद में और इस स्फुरदीप्ति प्लेट से टकराती हैं, तो वो चमक उत्पन्न करती है, चमकीला पदार्थ उसमें दिखाई देता है, चमक उत्पन्न होती है। वो ये दर्शा रहा है कि यहाँ से जो भी कण निकल रहे हैं वो सीधे उससे टकरा रहे हैं। ठीक है, इनमें एनोड के पीछे स्फुरदीप्ति जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है, यह एक चमकीला चिन्ह उत्पन्न करता है। इनको बाद में कैथोड किरण नाम दिया गया। ठीक है, प्रयोग के परिणाम क्या क्या हुए, देखो। पहला परिणाम क्या था इसका, कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करती हैं, ये आप जानते हो अच्छी तरह। ये किरणें जिंक सल्फाइड से टकराकर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं, जो चमकीला पदार्थ उत्पन्न होता है। चमकीला पदार्थ मतलब चमक उत्पन्न होती है। तीसरा है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये किरणें सीधी दिशा में गमन करती हैं। अगर इनके ऊपर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाए, नहीं डाला जाए, तो ये जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, चौथा इसके अंदर बिंदु, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये कैथोड किरणें धनात्मक आवेश की ओर मुड़ जाती हैं, क्योंकि कैथोड किरणें क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो अगर इधर धनात्मक आवेश यहाँ से कैथोड किरणें निकल रही हैं, सपोज ये कैथोड किरणें जा रही हैं इधर की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे कैथोड किरणों के ऊपर ये प्लस वाला चिन्ह होगा, तो कैथोड किरणें क्या होंगी, इधर मुड़ जाएंगी, कैथोड किरणें धनात्मक की तरफ मुड़ जाएंगी। इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगा कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरण ऋणात्मक आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का काम कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन के लक्षण गैस की प्रकृति और इलेक्ट्रॉनों के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता। मतलब धातु की आप प्लेट कौन सी लगा रहे हो, अंदर कौन सी गैस उपस्थित है, इन सब के ऊपर इलेक्ट्रॉन के लक्षण या कैथोड किरण के लक्षण नहीं दर्शाए जाते, उनके ऊपर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान अनुपात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, वो ज्ञात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जे थॉमसन ने 1893 में कैथोड किरण नलिका का उपयोग करके और इलेक्ट्रॉन के पथ पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे के लंबवत लागू करके
इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश और द्रव्यमान की गणना की या उसके बीच में अनुपात ज्ञात किया। ठीक है, तो इसने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों लंबवत एक दूसरे के ऊपर लगाए, विसर्जन नलिका के ऊपर और नीचे। ठीक है, तो उससे उसमें आवेश और उसके द्रव्यमान का जो अनुपात है वो ज्ञात हुआ। कैसे ज्ञात हुआ, देखो मैं आपको इसके लिए एक चित्र बताता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये एक चित्र बताया हुआ है, इस चित्र में हम ध्यान से देखते हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात का निर्धारण करने का उपकरण। ठीक है, ये कैथोड विसर्जन नलिका है। ये देखिए, ये कैथोड है, यहाँ पर ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। यहाँ से ये क्या होती है, अप्लाई होती है इस तरफ, तो कैथोड से निकलने वाली किरण अंदर जाती है इसके, है ना। ये कांच की नली है, ये उच्च वोल्टता यहाँ पर लगा रखी है, उच्च वोल्टता। अब क्या किया हुआ है, ये तो है प्लस और ये है माइनस। ये तो क्या है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, प्लस और माइनस। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये क्या है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे हुए हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज तो ऐसे लगे हुए हैं, और ये ऐसे क्या लगा हुआ है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे हुए हैं। जब इसमें विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो कैथोड किरणें जो होती हैं वो एक की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, और जब ये क्या चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है तो वो सी की तरफ मुड़ जाती हैं, क्योंकि वो साउथ पोल की तरफ जाएंगी। इसलिए जब दोनों को अप्लाई नहीं किया जाता है तो कैथोड किरणें सीधी बी की तरफ आती हैं, है ना। तो ये ए, बी और सी तीन बिंदु हमें प्राप्त हो रहे थे स्फुर दीप्ति स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ था उसके अंदर। आगे बात समझ में आपको। इस तरीके से इस प्रयोग को करने के बाद में जो पूरा प्रयोग जब पूरा हो गया तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला, देखो आप इसके अंदर। थॉमसन ने यह तर्क दिया कि केवल विद्युत और केवल चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्न बातों पर निर्भर करती है। हाँ, ये बात तो सही है कि आप अगर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र अप्लाई करोगे, है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो अपने सीधे पथ पर जा रहा था उसमें क्या होगा, विचलन हो जाएगा। अब विचलन कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वो किन बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो, कण पर ऋणावेश का मान अधिक होने पर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया बढ़ जाती है और इस प्रकार विचलन अधिक होता है। जो विद्युत क्षेत्र आपने लगा रखा है उस पर अगर क्या होगा, उसका मान अगर आप बढ़ाओगे तो विचलन की क्रिया भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि अन्य क्रिया बढ़ी है। अन्य क्रिया का मतलब प्रतिकर्षण हो रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, इसलिए। सेकंड लिखा हुआ है, कण का द्रव्यमान कण के हल्का होने से विचलन अधिक होगा। कण का द्रव्य का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ तो हमने केवल इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के स्थान पर दूसरा कोई पदार्थ लें, दूसरी कोई कण लें, तो जितना हल्का होगा उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। मतलब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उसको उतना ही अधिक अपनी तरफ आकर्षित करेगा हल्का होने के कारण। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के मूल पथ से विचलन बढ़ जाता है। ये भी आप बात अच्छी जानते हो। जैसे आपने विद्युत और चुंबकीय हल्की चुंबक लगा रखी है, चुंबक की जो सामर्थ्यता है वो आपने ज़्यादा कर दी तो क्या होगा, उसका विचलन में वृद्धि हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र की आपने वोल्टता बढ़ा दी तो उसके विचलन में वृद्धि हो जाएगी। अब इसमें यह लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में से किसी एक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन के विचलन की मात्रा का सही मापन करके और उसके प्रेक्षण से थॉमसन E/m/e, ये जो आप लिखा है ना इसने E/m/e, आवेश अपॉन द्रव्यमान का अनुपात। E बराबर क्या है, me बराबर तो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और केवल C का मतलब है, C मतलब देखो ये से तो निकाला E/me, E तो क्या है आवेश और me क्या है उसका द्रव्यमान है। इसका मान निकलता है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब पर किलो। ठीक है ना, ये इसका मान निकलता है, जो कि हमने ऊपर भी ज्ञात किया था उस प्रयोग से। ठीक है, तो E तो क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में, और E कूलाम्ब में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब देखो आप इसके अंदर आगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है वो किस प्रकार से ज्ञात किया। R.A. मिलिकन एक वैज्ञानिक था। R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण करने के लिए तेल बूंद सिद्धांत का प्रयोग किया था, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6021 इंटू 10⁻−19 कूलाम्ब है, तथा इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की गणना की। ये देखो इसने क्या किया, द्रव्यमान की गणना की। आवेश तो कितना निकला इसका, इलेक्ट्रॉन का 1.6021 इंटू 10⁻−19 कूलाम्ब। ठीक है, अब me बराबर जो है वो कितना लिखा है, E/me, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.16 इंटू 10⁻−19 कूलाम्ब, और E/me का मान अभी आपने ऊपर ज्ञात किया वो आया था 1.758 इंटू 10⁻11 कूलाम्ब। इसका आंसर निकलता है 9.1। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में 9.1 इंटू 10⁻31 ज्ञात हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आगे मैं समझना को, इस प्रकार से मिलिकन ने अपने प्रयोग के थ्रू इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना की थी। आपको कॉपी के अंदर एज इट इज इसको उतारना है।
इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद अब आता है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। धनावेशित कणों की खोज से उन्हें कैनोल किरण भी कहा गया। जैसे प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कणों को कैनोल किरण कहा गया। देखो क्या कहा था इसने, कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन का तो निर्भर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारणतः धनावेशित गैसें आयनित होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट क्या है, कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होती हैं। तीसरा लिखा हुआ है, कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई से के गुणक होते हैं। मूल इकाई के गुणक का मतलब ये होगा कि धनावेशित कण का जो मान है वो उसके मूल इकाई का गुणक होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो और विद्युत क्षेत्र, इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन और कैथोड द्वारा अवशोषित व्यवहार के विपरीत होता है। ठीक है, तो अब देखो जो ये प्रोटॉन है इसकी जो खोज की थी, प्रोटॉन की खोज भी क्या है, विद्युत विसर्जन नलिका में की थी। क्या किया था प्रोटॉन की खोज के अंदर, विद्युत विसर्जन नलिका में। देखो आप, ये आपके इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दोनों प्लस और माइनस वाले ये इससे जुड़े हुए हैं उच्च वोल्टता के साथ में। तो क्या होता है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले, इसमें क्या उपस्थित है, गैसें उपस्थित है। निम्न दाब पर इसमें गैसें उपस्थित हैं। तो ये जो गैसें हैं ना, ये इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण इन गैसों को क्या करती है, आयनित कर देती है। तो गैसें जब आयनित हो जाएगी तो उसमें ऋणावेशित और धनावेशित दो भाग बनेंगे। तो कैथोड और एनोड दोनों के बीच वाला भाग है, इसमें एनोड किरणें उत्पन्न होती हैं, यानी कि प्रोटोनों का निर्माण होता है। तो ये किरणें वापस उल्टी की तरफ जाती हैं, मतलब कि विपरीत दिशा में जाती हैं। जो धनावेशित किरणें वो इलेक्ट्रोड, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जो है उसकी तरफ मूव करती हैं, उसकी तरफ गमन करती हैं। तो उनको बाद में क्या नाम दिया गया, धनात्मक किरणें नाम दिया गया, या फिर कैनाल किरणें नाम दिया गया, या फिर प्रोटोन नाम दिया गया उनको। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सबसे छोटा और हल्का भाग धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ, इसे प्रोटॉन कहते हैं। इस धनावेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि 1919 में हुई थी। बाद में परमाणु के एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस हुई और इस कण की खोज फिर चैडविक ने बेरिलियम के अल्फा कणों के प्रहार की थी। देखो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपके बुक के अंदर केवल इतना ही लिखा हुआ है, आगे की क्लासों में आप जब पढ़ोगे कॉलेज वगैरह में उसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में ये लिखा हुआ है इसके अंदर। प्रोटॉन की खोज तो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रोड और कैथोड के बीच में हुई थी गैसों का आयनीकरण होने से, है ना। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में ये लिखा हुआ है कि बाद में परमाणु में एक विद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस की गई। मतलब देखो प्रोटॉन तो हो गया धनात्मक, इलेक्ट्रॉन हो गया ऋणात्मक, अब एक उदासीन कण भी तो चाहिए। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की थी। ठीक है, बेरिलियम क्या होता है, जो बेरिलियम बी ही जो परमाणु है, इस पर अल्फा कणों का प्रहार किया गया, बौछारें की गई। तो जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्गमित हुए तो इन्हें क्या किया, लास्ट में न्यूट्रॉन नाम दिया गया, जो क्या थे, उदासीन कण थे। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। सबसे ज़्यादा अपने एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन का दे रखा है यहाँ पर। अब देखो हम परमाणु के मॉडल पढ़ते हैं। थॉमसन परमाणु मॉडल जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। थॉमसन का परमाणु मॉडल जो है एक समान आवेशित गोला 10⁻⁻10 मीटर की त्रिज्या थी। थॉमसन ने ये बताया था। ठीक है, इसके अंदर बीच बीच में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बीच वाला जो भाग है ये क्या होता है, धनावेशित होता है, और पूरा भाग धनावेशित है, और बीच बीच में इसमें ऋणावेशित भाग उपस्थित होता है ना। क्या लिखा हुआ देखो इसके अंदर, परमाणु एक समान आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या इतनी है, जिसमें धनावेशित समान रूप से विद्युत होता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उससे स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो सके। क्या मतलब इसका, स्थिर विद्युत व्यवस्था प्राप्त हो सके। देखो थॉमसन का केवल एक ही बेनिफिट था, एक ही फायदा था जो उसने ये मॉडल दिया, उसका ये था कि उसने विद्युत स्थिरता को बताया था कि जितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है माइनस, वो उतना ही विपरीत दिशा में पूरा जो गोला है वो धनावेशित है, जिससे इनका आवेशित जो मान है वो। अब आपके नेक्स्ट नंबर पर आता है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड ने पतली सोने की पन्नी जिसकी मोटाई थी 100 नैनोमीटर पर अल्फा कणों की बौछार की सोने की पतली पन्नी की लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया। रेडियो एक्टिव स्रोत से अल्फा कणों का उत्सर्जन किया गया। ठीक है, अल्फा कण जो होते हैं वो धनात्मक आवेशित होते हैं। इससे क्या किया, सोने की जो पन्नी है जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर है उसके ऊपर इसको क्या किया गया, प्रहार किया गया। ठीक है, प्रहार करने के बाद इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकले, को प्रयोग के परिणाम क्या निकले, वो आपके प्रयोग के परिणाम ये निकले। इसके ना देखिए मैं यहाँ पर फिगर डालना भूल गया हूँ, है ना। जो रदरफोर्ड का मॉडल का जो चित्र था वो मैं यहाँ डालना भूल गया हूँ, आप बुक में से देखना प्लीज़। ठीक है, मेरे को डालना था लेकिन मैं भूल गया हूँ यहाँ पर डालना। देखिए प्रयोग के परिणाम क्या होंगे यहाँ पर, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। पहला तो ये निकला। बहुत कम अल्फा कण छोटे कणों से विक्षेपित हो गए। ठीक है, दूसरा ये निकला, छोटे कणों से विक्षेपित होने का मतलब क्या है, वो नाभिक के पास आके और फिर मुड़ गए वो। और 2000 में से एक कण 180 डिग्री कोण के पीछे की तरफ लौट जाता है। ये 3 इसने निष्कर्ष निकाले। ठीक है, मैंने चित्र नहीं दे पाया हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे ये आपके क्या है,
एक नाभिक है, परमाणु है। इस परमाणु के अंदर नाभिक की खोज तो इसने बाद में की थी, मतलब यहाँ से जो ये रेडियो एक्टिव स्रोत था इसने क्या किया, यहाँ पे अल्फा कण निकाले। ये जो अल्फा कण यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना, इन अल्फा कणों में से इसने क्या किया, फिर मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। देखो ये इस तरीके से यहाँ से अल्फा कण निकाले इसने। ये अल्फा कण क्या हुए, आगे जाके मुड़ रहे थे ये, है ना। जो बीच में आ रहा था अल्फा कण वो तो बिल्कुल सीधा वापस पीछे की तरफ आ गया 180 डिग्री। यहाँ से आने वाले इधर मुड़ गए, यहाँ से आने वाले इधर मुड़ गए, यहाँ से आने वाला इधर मुड़ गया। तो इनमें क्या हुआ, विक्षेपण हो गया, ठीक है ना। विक्षेपण मतलब विक्षेपित हो गई। लेकिन जो बीच में आ रहा था 2000 में से एक, वो बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने, परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त है। जो थॉम्सन ने बताया था कि पूरा धनावेशित होता है, वो रॉन्ग था। धनावेशित बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होता है, इसे नाभिक कहा गया। बिल्कुल बीच में जो नाभिक उपस्थित है वो धनावेशित भाग था, क्योंकि उसमें से 2000 में से एक कण पीछे की तरफ मुड़ रहा था 180 डिग्री के कोण पर। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पत्थरों में, जिन्हें कक्षक कहा जाता है, घूमते रहते हैं। ये भी इसने बताया था, ठीक है। तो ये 3 क्या है, निष्कर्ष थे। अब आपके नेक्स्ट आता है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि परमाणु संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तीनों को मतलब एक ही है। जैसे अगर मान लो आयरन Fe जो है, Fe की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26 होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 26 है। इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 26 है, ठीक है। हाँ, उदासीन होना चाहिए परमाणु, उसके ऊपर आयन नहीं होना चाहिए। जैसे Fe+2 Fe+3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 8 है। इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं, 8 है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परमाणु संख्या। अब आती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन की संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों को मिला के बनती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, द्रव्यमान संख्या बनाते हैं। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को मिलकर द्रव्यमान संख्या बनती है किसी भी तत्व की। नेक्स्ट आपकी होगी कि समस्थानिक और संभारिक, है ना। समस्थानिक का मतलब क्या होता है, देखो परमाणु संख्या जेड समान हो और द्रव्यमान संख्या ए भिन्न हो। किसी भी योग तत्व की अगर परमाणु संख्या समान है, किन्हीं भी दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या उनकी अलग हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन के समस्थानिक कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। देखो इनके नीचे 6 लिखा हुआ है, मतलब इनके परमाणु क्रमांक तो समान है 6, लेकिन इनके द्रव्यमान संख्या एक में 12 लिखी हुई है, एक में 13 लिखी हुई है, एक में 14 लिखी हुई है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 16, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 17 और 16 है, लेकिन इनके परमाणु क्रमांक 8 है, वो समान हो गए। क्लोरीन की 35 और 37, इनके 17 परमाणु क्रमांक है, वो समान है। हाइड्रोजन के 3 हो गए समस्थानिक, हाइड्रोजन एक तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, दूसरा हो जाएगा ड्यूटीरियम, तीसरा हो जाएगा ट्राइटियम। तीनों के नीचे 1 लिखा हुआ है, मतलब इनके परमाणु क्रमांक तो 1 है। तो परमाणु संख्या इनकी समान है, जेड का मान 1 1 1, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है। इस प्रकार से इनके अंदर समस्थानिक इनको नाम दिया गया। फिर आता है संभारिक। संभारिक के अंदर क्या होता है, देखो परमाणु संख्या भिन्न हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, तो उनको कहते हैं संभारिक। इसका एक उदाहरण लिखा हुआ है मैंने, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7। इनके ऊपर देखो द्रव्यमान संख्या 14 लिखी हुई है, जो कि क्या है, समान है। तो संभारिक के अंदर क्या होगा, द्रव्यमान संख्या एक का मान तो समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या अलग होगी। एक की परमाणु संख्या 6 आ रही है, तो एक की परमाणु संख्या कितनी आ रही है, 7 आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संभारिक में तो इसमें क्या बोलते हैं अपने, ये समस्थानिक में तो जो तत्व है वो परिवर्तित नहीं होगा। तीनों कार्बन है तो तीनों कार्बन ही रहेंगे, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन रहेंगे, कार्बन ऑक्सीजन और क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक कार्बन है तो एक नाइट्रोजन है, दोनों में तत्व बदल जाएंगे। और तत्वों के बदलने का कारण क्या होगा, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक बदल रहे हैं, और परमाणु क्रमांक बदलेंगे तो तत्व तो बदलना निश्चित है कि हाँ तत्व का मान बदलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।